इससे पहले की स्टोरी सुनने के लिए नीचे लगता है वो इस वक्त पर बहुत गंभीर रूप से घायल या फिर प्लेलिस्ट से उसके घावों से चलिए शुरू करते हैं। रहा था अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता था। ये सब सोच आर्यन उसे झिझकते हुए अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे ही आर्यन उसे अपनी गोद में उठाता है उसके चेहरे का नकाब धीरे से उतर जाता है। स्नेहा का चेहरा देख आर्यन कहीं खोसा जाता है। वो बस उसे एकटक देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिल धक धक कर जोर जोर से धड़कने लगता है। उसने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। सच में वो एकदम बला की खूबसूरत थी। फिर आर्यन उसे कुछ देर ऐसे ही निहारने के बाद अपनी गर्दन झटकता है और उसे कहीं दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने लगता है, क्योंकि अगर वो उसे यहाँ छोड़कर जाता तो जंगली जानवरों से उसे जान का खतरा हो सकता था। कुछ देर ऐसे ही उस जंगली इलाके में चलते हुए उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है जिसमें एक गुफा थी। गुफा को देख वो आज रात यहीं रुकने का विचार करता है। उस गुफा में पहुंच आर्यन स्नेहा को एक साफ जगह पर अपनी गोद से नीचे उतार कर लिटाता है। लिटाने के बाद आर्यन को उसके घाव दिखते हैं जिनसे अभी भी खून बह रहा था। उसके खून को बहता देख पता नहीं क्यों आर्यन को थोड़ा बुरा लगता है और वो सोचता है घाव बहुत गहरे हैं, अगर जल्दी इनका इलाज नहीं किया गया तो ये और भी बढ़ सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन का डर भी है। मुझे जल्दी करना होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह आर्यन फिर स्नेहा का इलाज करने लगता है। हकीम की टूल रिफाइन करने के बाद उसके पास अब हकीमों वाली काबिलियत आ गई थी, जिस वजह से वो आराम से उसके घावों को ठीक कर सकता था। आर्यन ने यहाँ आते वक्त रास्ते में कुछ गोलियां बना ली थी। इस वक्त उसके पास कुछ मसल्स की ताकत बढ़ाने वाली और जख्मों को जल्दी हील करने वाली गोलियां थी। फिर वो स्नेहा को मसल्स में ताकत बढ़ाने वाली गोली को खिलाता है और जख्मों को हील करने वाला पेस्ट उसके घावों पर लगा उसका इलाज करने लगता है, जिसकी वजह से स्नेहा बेहोशी की हालत में भी दर्द के कारण थोड़ा हिलती है। कुछ देर बाद आर्यन एक गहरी सांस ले और उसका इलाज खत्म कर खड़ा होता है। फिर वो उसी के पास बगल में बैठ कल्टीवेशन करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा अभी अपने सपने में गरुड़ पक्षी से मुकाबला कर रही थी। जब गरुड़ पक्षी उस पर अपना आखिरी हमला करता है तो डर के कारण उसकी एकदम से आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। वहीं उसको होश में आता देख आर्यन अपनी कल्टीवेशन खत्म कर उसके पास आता है और उससे पूछता है, अच्छा तो तुम होश में आ गई। कोष्टक। एक अनजान लड़के को अपने करीब आता देख स्नेहा उठकर खड़ी हो जाती है और पीछे हटते हुए कहती है, तुमने ही मेरी जान बचाई थी। उसकी बात का जवाब देते हुए आर्यन कहता है, हाँ तुमने सही कहा। आर्यन की बात सुन स्नेहा अपने कपड़े देखने लगती है और आंखें छोटी कर उससे पूछती है, मेरे कपड़े भी तुमने बदले क्या? उसकी बात सुन आर्यन थोड़ा शर्माते और अटकते हुए कहता है, हाँ वो असल में तुम्हारे घाव थोड़े गहरे थे इसलिए मजबूरी में मुझे बदलने पड़े। ये बात सुन स्नेहा गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को आर्यन पर पॉइंट करते हुए बोलती है, मेरी इज्जत पर हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अपनी ओर स्वॉर्ड को पॉइंट देख आर्यन अपने हाथ ऊपर उससे अटकते हुए कहता है, मोहतरमा आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन स्नेहा ने तो उसकी बात पूरी सुनी भी नहीं और आगे बोलते हुए कहती है, तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, पहला तुम्हारी मौत और दूसरा। इतना कह वो अटकने लगती है और उसे कोई दूसरा ऑप्शन सूझ ही नहीं रहा था। असल में तो वो आर्यन को मारना भी नहीं चाहती थी, बस अपनी इज्जत और रुतबे के कारण वो ऐसा उसे डराने के लिए कह रही थी। वहीं आर्यन उसको बीच में अटकते देख पूछता है, दूसरा रास्ता क्या है? आर्यन को बीच में बोलता देख वो फिर से कहती है, अपना मुंह बंद करो। मैं एक हेवनली गॉडेस हूँ जिसे खुद गॉड ने अपना उत्तराधिकारी चुना है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर कलंक लगाने की? तुम एक तुच्छे से मार्शल आर्टिस्ट किसी चींटी से कम नहीं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसकी चींटी वाली बात सुन आर्यन को गुस्सा आने लगता है और उसे रिया की बात याद आ जाती है जब उसने कहा था, तुम थर्ड क्लास प्लेन के प्रैक्टिशनर चींटी की तरह हो, हमेशा कुचले जाओगे। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर बिना किसी भाव के बोलता है, मैंने सोचा नहीं था तुम खुद को एक गॉडेस बोलोगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन की ये बात सुन स्नेहा गुस्से में उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिसको आर्यन अपनी स्वॉर्ड निकाल डोज कर देता है। फिर स्नेहा थोड़ा रुककर उससे कहती, तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो वो तुम मुझे बता सकते हो। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ और तुम्हारे क्लान से किन्हीं एक या दो लोगों का भी ख्याल रख सकती हूँ। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा की ये बचकानी बात सुन आर्यन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मिस, इस जिंदगी में जो कुछ मेरा है उसको तो मुझसे किसी का बाप भी नहीं छीन सकता। रही बात मेरी जान की, वो तो तुम कभी नहीं ले सकती। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन की ये बात सुन वो उससे कहती है,
तुम बस एक चींटी हो जो बस ब्लड क्लॉटिंग रेल्म में है, तुम्हारी जान लेना भी कोई बड़ी बात है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसकी चींटी वाली बात सुन आर्यन को फिर रिया की वही बात याद आ जाती है और वो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो। आर्यन को अभी भी अपनी बात पर अड़े और खुद पर विश्वास देख स्नेहा आगे कुछ नहीं कहती है और सीधा उस पर अटैक कर देती है। आर्यन उसके अटैक को कुछ देर तो डोज करता है, लेकिन उसका रेल्म अभी स्नेहा के मुकाबले कम था, इसलिए वो बहुत जल्दी थकने लगता है। आर्यन को थकता देख स्नेहा उससे कहती है, चींटी हमेशा एक चींटी ही रहेगी। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आर्यन अपनी फीनिक्स सॉल बुलाता है और उसे अपनी बॉडी से मर्ज कर लेता है, जिसके मर्ज होते ही उसके माथे पर फीनिक्स पैटर्न उभर आता है और उसके चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है। उसके इस ऑरा को महसूस कर स्नेहा कहती है, मानना तो पड़ेगा, वैसे तुम्हारे पास कुछ छुपी हुई शक्तियां तो है। लेकिन आर्यन ने तो जैसे उसकी बात पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया हो और वो अपनी एक टेक्निक 3 धारी तलवार को कास्ट कर स्नेहा पर अटैक कर देता है। उस टेक्निक के कास्ट होते ही वहां 3 आग में लिपटी हुई तलवारें दिखती है, जिनका सीधा निशाना स्नेहा थी। वहीं अपनी ओर तेजी से बढ़ती उन 3 तलवारों को देख स्नेहा अपनी लोटस स्वॉर्ड का यूज कर एक डायमेंशन वॉर्टेक्स नाम की टेक्निक कास्ट करती है, जिसके कास्ट करते ही एक तूफान सा उठता है और वो तीनों तलवार उसमें समा कहीं गायब सी हो जाती है। उसके बाद स्नेहा आगे बढ़ते हुए आर्यन से कहती है, इतनी कम शक्तियों के साथ तुम मुझसे मुकाबले नहीं कर सकते हैं। उसकी बात सुन आर्यन बिना किसी भाव के कहता है, फिर ठीक है, मैं अपनी पूरी शक्तियों का यूज कर तुमसे आज मुकाबला करूंगा। इतना कह आर्यन अपनी स्वॉर्ड सॉल और फीनिक्स सॉल दोनों को एक साथ बुलाता है और उन्हें एक दूसरे से मिलाने लगता है, जिसे देख हैरान होते स्नेहा मन ही मन सोचती है, फीनिक्स सॉल पैटर्न और स्वॉर्ड सॉल पैटर्न, इसके पास तो 2-2 सॉल पैटर्न है और ये इनको मिलाकर एक कर रहा है। वाकई ये तो काबिले तारीफ वाली बात। वहीं आर्यन अब तक उन दोनों सॉल को मिलाकर एक कर चुका था, जिसके कारण अब उसके माथे पर उभरे फीनिक्स पैटर्न के बीच एक स्वॉर्ड पैटर्न भी दिखने लगता है और उसका ऑरा भी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिसे महसूस कर स्नेहा भी थोड़ा हैरान थी। वहीं उन दोनों सॉल को एक करने से आर्यन के हाथ में 100 फुट लंबी स्वॉर्ड आ जाती है। फिर वो तूफानी काट कह स्नेहा पर अटैक कर देता है। तूफानी काट उन दोनों सॉल के मिलने से बनी स्वॉर्ड का एक अटैक था। वहीं अपनी ओर इतने शक्तिशाली अटैक को आता देख स्नेहा 2 कदम पीछे हटती है और अपने चारों ओर एक कवच बना लेती है, जिसका नाम प्राचीन कमल कवच था। वहीं आर्यन की स्वॉर्ड उस कवच से सीधा आकर टकराती है, जिसके टकराते ही उसमें कुछ दरारें आने लगती है, लेकिन अभी भी कवच को टूटता ना देख आर्यन उस स्वॉर्ड में अपनी पूरी शक्ति भर देता है, जिसके बाद कवच में आई दरारें धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। कवच पर आती उन दरारों को देख स्नेहा बहुत दंग थी। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी भरी लकीरें भी उभरती हुई नजर आने लगती है। कुछ देर बाद उन दरारों के पूरी तरह से बढ़ने के बाद वो कवच हजारों टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके टूटते ही वह एक धमाका होता है। उस धमाके से निकली शक्तियों के कारण आर्यन उड़ते हुए पीछे जाकर एक चट्टान से टकराता है। वहीं स्नेहा भी कुछ अच्छी हालत में नहीं दिख रही थी। उस धमाके का असर उस पर भी हुआ था। वो इस वक्त बुरी तरह से हाफ रही थी और दूसरी तरफ आर्यन तो काफी जख्मी हो गया था। उसके पास तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। उसके बाद वो वहीं बैठ जाता है। उसे खड़ा भी होता ना देख स्नेहा उसके पास आती है और कहती है, वाकई तुम्हारा ये अटैक काफी ताकतवर था, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ, तुम मुझे अभी भी नहीं हरा पाए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ और खून के आखिरी कतरे बहने तक लड़ूंगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन स्नेहा की बात का जवाब देते हुए कहता है। वहीं उसकी बात सुन स्नेहा अजीब भाव से कहती है, तुम्हारी ये हालत है और तुम अभी मुकाबला करने की कह रहे हो, तुम सीधा हार क्यों नहीं मान लेते, आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम। इतना कह वो कुछ सोचने लगती है, परंतु अगर ये लड़का मुझे कल रात बचाता नहीं तो मुझे डर है कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। आखिर अब आगे स्नेहा आर्यन को जान से मार देगी या फिर उसकी जान बचाने के लिए माफ कर देगी। आखिर में आर्यन चींटी वाली बात भूला कर स्नेहा को माफ कर देगा या नहीं। आखिर क्या होगा इस कहानी का अंजाम। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें अभी के लिए माफ करती हूँ। बेशक तुम्हारी कल्टीवेशन अभी कम हो, लेकिन तुम्हारा ब्लड ऑरा काफी मजबूत है, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। कैसा आखिरी मौका? आर्यन उससे हैरान होते हुए पूछता है। उसकी बात का आगे जवाब देते हुए स्नेहा कहती है, 7 साल बाद मैं तुम्हें स्पिरिचुअल रेल्म में मिलूंगी, वहां तुम्हें मुझे हराकर अपने आप को साबित करना होगा। इतना कह स्नेहा वहां से जाने लगती है। उसको जाता देख आर्यन सोचने लगता है, 7 साल बाद स्पिरिचुअल रेल्म, पता नहीं क्यों ये मुझे अभी जिंदा छोड़ रही है, लेकिन मुझे क्या।
अभी के लिए तो मैं सुरक्षित हूँ। और रिया कौर भी स्पिरिचुअल रेल्म में है, मुझे उससे भी वहां जाकर अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। इतना सोच आर्यन स्नेहा को रोकते हुए कहता है, मिस रुको, मैं आर्यन सिंह 7 साल बाद तुम्हें स्पिरिचुअल रेल्म में मिलूंगा। उस वक्त मैं तुम्हें अपने आप को साबित कर दिखाऊंगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन स्नेहा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसका नाम दोहराती है, आर्यन सिंह। लेकिन वो अभी भी पीछे पलट कर नहीं देखती है और वहां से चलते हुए आर्यन से थोड़ी दूर जाकर नीचे जमीन पर बैठ जाती है और अपने जख्मों को ठीक करने के लिए कल्टीवेशन करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन भी खड़ा होता है और एक गोली खाकर वहीं बैठ कल्टीवेशन करने लगता है। स्नेहा से मुकाबला करते वक्त उसकी काफी शक्तियां खर्च हो गई थी, जिन्हें वापस भरने के लिए वो जल्दी से शक्तियां बढ़ाने वाली गोली खाता है। कुछ देर ऐसे ही शक्तियां बढ़ाने के बाद वो अपना ऑरा पैटर्न को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसके माथे पर ऑरा पैटर्न उभर आता है और आसपास की जितनी भी जड़ी बूटियां थी उनकी शक्तियों को एब्जॉर्ब करने लगता है। कुछ देर ऐसे ही शक्तियां एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी शक्तियों में काफी बढ़ोतरी होती है और उसको स्नेहा से मुकाबला करते वक्त जितने भी जख्म आए थे वो सभी भरने लगते हैं। उसके इस अनोखे तरीके से जख्मों को जल्दी भरता देख स्नेहा उसकी तरफ हैरान होते हुए देख सोचने लगती है, इतनी जल्दी जख्म भर भी गए, ये लड़का तो अभी बस ब्लड क्लॉटिंग रेल्म में है, फिर इसके जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गए। वाकई ये तो एक अनोखी बात है। इतना सोच वो फिर से कल्टीवेट करने लगती है। वहीं आर्यन अभी भी कल्टीवेट कर रहा था। लगभग पूरी रात कल्टीवेशन करने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं। आंखें खुलते ही वो अपने हाथ में फीनिक्स फायर जलाकर सोचने लगता है, मेरी फीनिक्स फायर की शक्तियां पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वहीं अभी भी सॉल की शक्तियां पूरी तरह से ठीक होना बाकी है, जिन्हें ठीक करने के लिए अभी भी और सॉल एसेंस चाहिए होगा। फिर वो वहां से खड़ा होकर जाने लगता है। उस गुफा के पास में ही एक झील थी, जहां पहुंच वो उसके आसपास कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने लगता है। कुछ देर ऐसे ही जड़ी बूटियां ढूंढने के बाद उसे वहां 2-7 सितारी घास और कुछ अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं। फिर वो उन जड़ी बूटियों को लेने के बाद वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उसी गुफा में पहुंचता है जहां स्नेहा थी, पर उस गुफा में पहुंचने के बाद उसे स्नेहा कहीं भी नहीं दिखाई देती है, जिसको न देख आर्यन कहता है, चलो बढ़िया है बला टली, वरना पता नहीं उसका कब मूड बदल जाता और मुझ पर अटैक कर देती। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। यहाँ आसपास बहुत जंगली जानवर थे, तो आर्यन को भी लगता है शायद कोई जंगली जानवर होगा। वो उस ओर बढ़ने लगता है जहां से आवाज सुनाई पड़ी थी। उस गुफा के बगल में पहाड़ी के पत्थरों के बीच एक पानी का छोटा सा तालाब था, जिसमें एक लड़की स्नान कर रही थी। उस लड़की की पीठ इस वक्त आर्यन की ओर थी, जिसे देख आर्यन उसे आंखें फाड़ तक देखने लगता है। इस वक्त उस लड़की की पीठ पर कुछ जख्म भी दिखाई पड़ रहे थे, जिन्हें वो लड़की आराम आराम से पानी से भीगा रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि स्नेहा थी। उसे देख आर्यन सोचने लगता है, सच में ये कितनी खूबसूरत है और अपने जख्मों का भी कितने ख्याल रखते हुए स्नान कर रही है। ये बात आर्यन के मुंह से जरा तेज निकल जाती है, जिसे सुन स्नेहा अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हुए पीछे देख पूछती है, कौन है वहाँ। उसका सवाल सुन आर्यन झिझकते और शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर कहता है, मिस, वो मुझे लगा आप चली गई है। मुझे इधर से कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं इधर देखने चला आया कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं। मुझे माफ करना, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। वहीं आर्यन का सिर नीचे देख स्नेहा जल्दी से अपने कपड़े पहन उड़ते हुए तालाब से बाहर निकलती है। तभी जब स्नेहा हवा में थी उसके जख्म वापस खुल जाते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है। उसकी डिवाइन बोन शक्तियां पूरी तरह से ठीक तो हो चुकी थी, लेकिन पंचरंगी पिल खाने की वजह से उसकी शक्तियों में काफी बढ़ोतरी हुई थी, जिन्हें वो अब तक अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाई थी। उसी की वजह से उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसको नीचे गिरा देख आर्यन भागते हुए उसके पास आता है और फिक्र भरी आवाज में कहता है, मिस, आप ठीक तो हैं, मुझे अपनी मदद करने दो। लेकिन जैसे ही आर्यन उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, स्नेहा अपना एक हाथ दिखा उसको वहीं रोकते हुए गुस्से भरी आवाज में कहती है, जहां हो वहीं रुक जाओ। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी डिवाइन बोन की शक्तियों को वापस यूज भी नहीं करती। फिर मन ही मन गुस्सा करते हुए कहती है, सभी मर्द एक जैसे होते हैं और ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। उसको कुछ सोचता देख आर्यन अटकते हुए कहता है, अगर आप ठीक हैं तो फिर चिल्लाई क्यों। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इस बेवकूफ लड़के को अभी भी सवाल करता देख स्नेहा खुद अपना हाथ आगे बढ़ाती है और झूठा गुस्सा करते हुए कहती है, सच में आर्यन को लड़कियों को कैसे संभालते हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता था। पागल लड़के, मेरी मदद करो।
फिर आर्यन झिझकते हुए आगे बढ़ता है और स्नेहा को अपनी गोद में उठा लेता है। उसके ऐसे गोद में उठाने से स्नेहा के गल लाल हो जाते हैं। वहीं आर्यन की दिल की धड़कन भी तेज होने लगती है। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। जब उसकी रिया से मंगनी हुई थी उस वक्त भी उसको कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। फिर आर्यन उसको उसी जगह पर लाकर बिठा देता है जहाँ पहले वो लोग कल्टीवेट कर रहे थे। उसे वहां बिठा आर्यन उससे थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है। उसे खुद से दूर बैठा देख स्नेहा फिर डिवाइन बोन की शक्तियों को सप्रेस करने के लिए कल्टीवेशन करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर ऐसे ही कल्टीवेट करने के बाद भी जब वो डिवाइन बोन की शक्तियों को सप्रेस नहीं कर पाती है तो वो आर्यन की ओर देखने लगती है जो इस वक्त कुछ बोतलों में जड़ी बूटियां मिला कर भर रहा था। और फिर आर्यन जब उनको अच्छे से तैयार कर लेता है तो वो उन बोतलों में से एक बोतल को उठाकर पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी सॉल की शक्तियां थोड़ी ठीक होती हुई महसूस होती है। उसको जड़ी बूटियों से इतनी जल्दी अपनी शक्तियां बढ़ाते देख स्नेहा झुंझलाते हुए सोचती है, इस बेवकूफ लड़के के पास काफी जड़ी बूटियां हैं जिनकी मदद से वो अपनी सॉल की शक्तियों को जल्दी ठीक कर रहा है। क्या मुझे उससे 1-2 बोतलें ले लेनी चाहिए? इतना सोच वो अपना सिर नामे हिलाते हुए आगे सोचती है। असल में उसका घमंड उसे ऐसा नहीं करने दे रहा था। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो मैं कमजोर होने का नाटक करती हूँ, शायद वो मुझे कुछ बोतलें दे दे। उसके रवैये को देख लगता तो नहीं कि वो एक कमजोर लड़की को देख उसकी मदद ना करे। इतना सोच वो बेहोश होने का नाटक करते हुए थोड़ा जोर से कहती है जिससे आर्यन को सुन जाए, कल मुझे उस पक्षी से मुकाबला करते वक्त सॉल को ठीक करने में काफी दिक्कत हो रही है। अगर मेरे पास कोई कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसकी इतनी बात सुन आर्यन बीच में ही उसे एक बोतल दिखाते हुए उसकी मदद करने के इरादे से पूछता है, ये लो, इससे तुम्हारी काफी मदद होगी। लेकिन उसके सीधा पूछने पर स्नेहा झेपते हुए कहती है, भूल जाओ, मैंने कुछ कहा भी था। उसकी बात सुन आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी ये साइड भी हो सकती है। उसकी ऐसी बात सुन स्नेहा शर्माते और झूठा गुस्सा करते हुए कहती है, पागल लड़के, अब वो बोतलें देनी हो तो दो, वरना इतना नाटक क्यों कर रहे हो? इतना कह वो खुद पर गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है, मैं तो पहले कभी ऐसी नहीं थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि आर्यन उसकी ओर एक हरे रंग की जड़ी बूटी फेंकता है, जिसे अपनी ओर आता देख स्नेहा झट से उसे पकड़ लेती है। फिर उसे गौर से देखने लगती है, जिसे देख वो हैरान होते हुए कहती है, ये लड़का पागल तो नहीं? ये तो एक कीमती जड़ी बूटी है, इसने इतनी आसानी से इसको मुझे दे दिया। उसे उस जड़ी बूटी को घूरता देख आर्यन उससे थोड़े अजीब तरह से स्टाइल मारते हुए कहता है, अब उसे खा लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास और भी ऐसी जड़ी बूटियां हैं। उसकी बात सुन फिर स्नेहा उस जड़ी बूटी को खा लेती है जो स्वाद में बहुत कड़वी थी। उसके स्वाद को चख वो मन में सोचने लगती है, बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगी, एक बार पहले मुझे ठीक होने दो। वो ये सब सोच ही रही होती है कि आर्यन उसके पास आकर जड़ी बूटी के स्वाद से उसके मुंह को बना देख कहता है, ये सबक मैंने तुम्हें तुम्हारे कल के बर्ताव के लिए सिखाया। इस जड़ी बूटी का स्वाद सीधा खाने पर कड़वा ही लगाता है, लेकिन ये असरदार है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर एक सफेद रंग की गोली निकाल उसको खिलाते हुए कहता है, ये स्वीट कैंडी है, इससे तुम्हारे मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। आखिर हमारे बीच एक डील हुई है, 7 साल बाद मुझे तुम्हें खुद को प्रूव करके दिखाना होगा। इतना कह वो उसके बगल में बैठते हुए उसके पास एक जड़ी बूटी की बोतल भी रख देता है, जिसे देख स्नेहा मुस्कुराते हुए उठाकर पी लेती है, जिसे पीते ही कुछ पल बाद उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। क्या आर्यन 7 साल बाद उस मुकाम पर पहुंच पाएगा जहां इस वक्त स्नेहा है? क्या वो स्पिरिचुअल रेल्म में जाकर रिया कौर से बदला ले पाएगा? क्या आर्यन की दी हुई जड़ी बूटियों से स्नेहा के जख्म ठीक हो पाएंगे? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? लेकिन उन जड़ी बूटियों को खाने से बस स्नेहा का दर्द खत्म होता है, पर उसकी शक्तियों पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी वहीं के वहीं थी, क्योंकि उसका रेल्म बहुत अधिक था। इसी वजह से उसकी शक्तियों को पूरी तरह से भरने के लिए भी ज्यादा मात्रा में शक्तियां एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी। जो आर्यन ने उसको जड़ी बूटियां दी थी वो असरदार तो थी, लेकिन वो स्नेहा की शक्तियों को भरने में बेअसर थी। इसी वजह से स्नेहा उससे कहती है, तुम्हें ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे तुम फालतू इंसान हो ऐसे ही तुम्हारी जड़ी बूटियां भी फालतू थी। वो जड़ी बूटियां तो ठीक थी, आर्यन लड़का भी अच्छा था, लेकिन स्नेहा उसको शुक्रिया बोलकर उसके भाव नहीं बढ़ाने चाहती थी। इससे चाहे तुम उसका स्वाभिमान समझ लो या फिर कुछ और। स्नेहा की फालतू कहने वाली बात सुन आर्यन झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है वो जड़ी बूटियां मैंने कितनी मेहनत से इकट्ठा की थी और फिर उनसे दवाइयां बनाई थी।
आर्यन की ये बात सुन स्नेहा भी गुस्से से अपना मुंह बनाते हुए उसका जवाब देती है, आए बड़े मेहनत करने वाले, अगर तुम मुझे डिवाइन बोन यूज करने के लिए फोर्स नहीं करते तो मेरी ये हालत भी नहीं होती। स्नेहा को डिवाइन बोन यूज करने वाली बात दोबारा दोहराते हुए सुन आर्यन और स्नेहा जहां बैठे थे वहां एक पेड़ था जिसका सहारा लेते हुए वो बेफिक्र वाली आवाज में कहता है, मेरा वो अटैक कर तुम्हें घायल करने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम उस बात को बार बार दोहराती रहोगी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसको छेड़ते हुए कहता है, वैसे भी मैंने तुम्हारे शरीर के सारे भाग देख लिए हैं, इस हिसाब से मैं तुम्हारा पति हुआ, और पति के साथ बार बार झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। उसकी इतनी बेशर्मी भरी बात सुन स्नेहा गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहती है, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। ये बातें कहते वक्त उसका चेहरा पूरा लाल था, जिसकी वजह से वो ये बातें कहने के बाद अपना मुंह फेर लेती है। वहीं आर्यन पेड़ के सहारे लेते हुए सोचने लगता है, वैसे इस बार गलती मेरी थी जिस वजह से वो घायल हुई। अगर मुझे यहाँ कोई रह जड़ी बूटियां मिलती है जिनसे उसके घाव ठीक हो सके, मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा भी सोच रही थी, चाहे कुछ भी हो इसने मेरी कई बार मदद तो की है, ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है। इतना सोच वो बिना आर्यन की तरफ देख हल्का सा खांसते हुए कहती है, वैसे तुम्हारे पास और भी कोई दवाएं हैं जिनसे मेरे शरीर पर स्वॉट से लगे निशान ठीक हो सके। उसकी बात सुन आर्यन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, जो भी मेरे पास जड़ी बूटियां या दवाइयां थी या तो वो मैंने तुम्हें दे दी या फिर तुम्हारे इलाज करते वक्त खर्च हो चुकी हैं, अब मेरे पास बस एक ये बची है। उसको एक दवाई की बोतल पकड़ाते हुए आर्यन कहता है। फिर उस बोतल को देने के बाद आर्यन वहां से खड़ा होकर गुफा से बाहर जाने लगता है। उसको वहां से बाहर जाते देख स्नेहा मन ही मन सोचती है, ये लड़का दिखने में आकर्षक तो है। इतना सोच वो फिर अपने टॉप को हल्का सा नीचे सरका कर आर्यन की दी गई दवा के पेस्ट को लगाने लगती है, पर निशान पीठ पर होने की वजह से उसका हाथ उस घाव के निशान तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब उसको काफी झुंझलाहट होने लगती है। उसी झुंझलाहट के चलते वो अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करते हुए आर्यन को आवाज लगाती है, हे बेवकूफ लड़के, तुम अभी भी बाहर हो क्या? आर्यन इस वक्त गुफा के बाहर ही इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज सुन आर्यन कहता है, हाँ हूँ, बोलो क्या हुआ? स्नेहा फिर अटकते और थोड़ा शर्माते हुए कहती है, तुम इसे लगाने में मेरी मदद कर सकते हो क्या? मेरा हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी इस बात को सुन आर्यन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ठीक है। इतना कह वो अंदर गुफा में जाने लगता है और जब वो स्नेहा के पास पहुंचता है उस वक्त उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। अपने पीछे आर्यन के कदमों की आहट सुन स्नेहा उसकी ओर बिना पलटे ही थोड़ा अटकते हुए कहती है, असल में वो निशान मेरी पीठ पर, इसे तुम वहां लगा दो। इतना कह वो उस दवा की बोतल को आर्यन को पकड़ा देती है, जिसे लेने के बाद आर्यन थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर वो उस दवा को उसकी पीठ पर लगाने के इरादे से जैसे ही उसे हल्का सा छूता है, अपनी पीठ पर उसकी छूहन को महसूस कर स्नेहा चिहुक उठती है। इस वक्त उसके सारे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है, लेकिन आर्यन को तो जैसे कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस स्नेहा की दूध जैसी सफेद पीठ को देख उसमें कहीं खोया हुआ था। वहीं स्नेहा फिर इस फीलिंग को दबाने के लिए आर्यन से अटकते हुए कहती है, क्या मुझे कुछ और स्वीट कैंडी मिल सकती है? असल में मुझे मुंह में थोड़ी कड़वाहट सी महसूस हो रही है। उसकी आवाज सुन आर्यन अपना सर झटकता है और उसकी पीठ से नजर हटाते हुए कहता है, हाँ है, असल में ये मैंने अपनी छोटी बहन के लिए बचा कर रखी थी। इतना कह वो कुछ और कैंडी उसको दे देता है। उसकी छोटी बहन की बात सुन स्नेहा उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है क्या? उसकी इस बात का जवाब देते हुए आर्यन हमें अपना सर हिलाता है और उससे थोड़ा सीरियस होते हुए पूछता है, अगर तुम्हारी पीठ किसी और ने देखी होती तो क्या होता? अचानक उसका ऐसा सवाल सुन स्नेहा पहले तो हैरान होती है, फिर बिना झिझके कहती है, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। अगर किसी ने देखने की कोशिश भी की तो उसकी आत्मा सीधे परमात्मा से जाकर मिलेगी। उसकी ये बातें सुन आर्यन हल्का सा मुस्कुराता है, फिर उसे छेड़ते हुए कहता है, फिर मैं तो अभी जिंदा हूँ, इसका मतलब मुझे हक है तुम्हारी पीठ देखने का। आर्यन की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुन स्नेहा झूठा गुस्सा कर उसे डांटते हुए कहती है, तुम अपनी बकबक बंद करो और जो काम दिया है वो चुपचाप करो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसको गुस्सा करते देख आर्यन फिर हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इतना कह आर्यन फिर उसकी पीठ पर दवा लगाने लगता है। वो इस वक्त बड़े ध्यान से उसके घावों और उनके निशानों पर दवा लगा रहा था। अब तक स्नेहा भी उसकी छूहन की आदी हो गई थी। उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अपना ही उसका ख्याल रख रहा हो। कहीं उसको हल्का सा भी दर्द हुआ तो उसको भी दर्द होगा।
इस दौरान उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो रखे थे। कुछ देर बाद जब आर्यन अच्छे से दवा लगा देता है तो वो उसके टॉप को आराम से ऊपर कर खड़ा होता है। फिर स्नेहा दवा लगाने के लिए उसको शुक्रिया बोलती है और कल्टीवेशन करने बैठ जाती है। उसको कल्टीवेट करता देख आर्यन फिर वहां से कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद आर्यन थोड़ी मछली लेकर लौटता है जिनकी महक को महसूस कर कल्टीवेट करती स्नेहा अपनी नाक को हाथ से बंद करते हुए कहती है, अनहन, कितनी गंदी बदबू है, पता नहीं क्या पकड़ कर लाया है। उसकी बात सुन आर्यन मुस्कुराने लगता है पर उससे कुछ कहता नहीं और सीधा जाकर एक जगह आग लगाता है और उस आग पर उन मछलियों को भूनने लगता है। भूनते वक्त वो उनमें कुछ मसाले डालता है जिनकी वजह से उनमें एक स्वादिष्ट खुशबू निकलती। उस खुशबू को सूंघ स्नेहा उस ओर देखने लगती है। कुछ देर बाद जब वो मछलियां भून जाती है तो आर्यन स्नेहा को चिढ़ाने के लिए तेज आवाज में उसे सुनाते हुए कहता है, वाओ, क्या स्वादिष्ट खुशबू है, वाओ, क्या मछलियां बनी है, वाओ, इनमें तो धरती और समुद्र की एनर्जी भी है, सच में जस्ट लुकिंग लाइक आ वाओ। और कुछ लोग सोचते हैं ये बदबूदार है। उसकी ये बातें सुन स्नेहा अपना मुंह फेर लेती है और खुद को तसल्ली देते हुए सोचती है, ये खुशबू तो बस इसके द्वारा ऐसे ही बनाई गई है, लेकिन खाने में तो फिर भी बेस्वाद होंगी। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी आर्यन उसके पास आकर उसके मुंह के सामने एक मछली को बड़ाव से छेड़ते हुए कहता है, देखो सच में ये खाने में स्वादिष्ट है, तुम्हें चाहिए। लेकिन स्नेहा उसको ना में सिर हिलाकर मना कर देती है। वो अपने स्वाभिमान के चलते भी उससे वो लेना नहीं चाहती थी। आर्यन उसको वो मछली ना लेते देख उसको उसी के पास रख थोड़ा दूर जाकर अपनी मछली को चटकारे ले लेकर खाने लगता है और वो स्नेहा को उकसाने के लिए भी बीच बीच में तेज आवाज निकालकर उनकी तारीफ करते हुए खा रहा था। वहीं दूसरी ओर स्नेहा उसको इतने मजे में खाता देख और अपने पास रखी मछली की खुशबू महसूस कर उसे उठाकर खाने लगती है। जैसे ही उस मछली का पहला निवाला उसके मुंह में जाता है वो उसके स्वाद को चख जैसे खुशी से पागल हो जाती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, सच में ये बहुत स्वादिष्ट है। इस लड़के की खाना बनाने की स्किल्स काफी अच्छी है। अगर इसमें थोड़ी और धरती और समुद्र की एनर्जी होती तो फिर और भी अच्छी बात होती। इतना सोच वो मछली खाने लगती है। जब उन दोनों का खाना खत्म हो जाता है वो दोनों कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं। लगभग 10 मिनट बाद आर्यन को कुछ महसूस होते हुए उसकी आंखें खुलती है और वो सोचने लगता है, इस वक्त मेरा स्वॉट पैटर्न अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। अब उसकी सॉल का लेवल बढ़ाने का वक्त आ गया है। अगर अभी ही उसकी सॉल का लेवल नहीं बढ़ाया गया तो मुझे डर है ऐसा मौका मुझे पता नहीं कब मिले। लेकिन अभी मुझे सुरक्षा देने के लिए भी यहाँ कोई नहीं है। पर देखा जाए तो यहाँ स्नेहा के अलावा कोई नहीं और वो अभी भी घायल है। वो तो मेरी सॉल नहीं चुरा सकती। कोष्टक इतना सोच वो फिर से कल्टीवेट करने लगता है। वो अपने ब्लड को तेज बहाते हुए दिल तक पहुंचाने लगता है और अपने स्वॉट पैटर्न को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसके चारों ओर पीले रंग की रोशनी चमकने लगती है। फिर उसका स्वॉट ऑरा चारों ओर फैलने लगता है। उसके और को महसूस कर स्नेहा की आंखें खुलती हैं। फिर खड़े होकर आर्यन को देखते हुए कहती है, ये लड़का अभी अपनी मार्शल सॉल जागृत करने वाला है क्या? और इसका स्वॉर्ड इंटेंट काफी ताकतवर महसूस हो रहा है। पता नहीं इसकी मार्शल सॉल किस लेवल की होगी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आर्यन के चारों ओर एक शक्तियों का बवंडर घूमने लगता है, जिससे काफी ताकतवर शक्तियां निकलती महसूस हो रही थी। तभी आर्यन अपनी स्वॉर्ड सॉल को जागृत करता है, जिसके जागृत करते ही 100 फुट लंबी स्वॉर्ड उसके पीछे की ओर से निकलती है। आखिर किस लेवल की होगी आर्यन की स्वॉर्ड सॉल? क्या आर्यन इस बार भी कर पाएगा पहली जैसी स्वॉर्ड सॉल जागृत? कहीं इस बार भी रिया कौर की तरह स्नेहा साहा भी तो नहीं चुरा लेगी उसकी स्वॉर्ड सॉल? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? उस स्वॉर्ड सॉल को देख स्नेहा थोड़े अलग से एक्सप्रेशन के साथ कहती है, सच में ये लड़का एक जीनियस तो है, इसने किंग लेवल स्वॉर्ड सॉल जागृत की है। वहीं आर्यन अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और मन ही मन सोचता है, अभी इतना काफी नहीं होगा, मैं इससे भी अधिक लेवल की स्वॉर्ड सॉल जागृत कर सकता हूँ। इतना सोच वो अपना पूरा ध्यान स्वॉर्ड सॉल पर लगा देता है। कुछ देर बाद उसका शरीर हवा में उड़ने लगने लगता है। ऐसे उड़ते हुए ही उसकी आंखें खुलती हैं और आर्यन अपने ब्लड ऑरा को उस स्वॉर्ड सॉल से मिलाने लगता है, क्योंकि एक यही वक्त होता जब कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपनी सॉल के लेवल को बढ़ाता है। इस वक्त उसको अंदरूनी शक्तियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आर्यन का रेल्म अभी कम था, इसलिए वो अपने ब्लड ऑरा को रिलीज कर उसका यूज करता है। ब्लड ऑरा यूज करते ही उसके चारों ओर एक तेज रोशनी चमकने लगती है। देखते ही देखते उसके पीछे एक के बाद एक 3 गोल आकार की आकृतियां दिखने लगती हैं, जिन्हें देख स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ पल बाद वो अपना सिर झटकते हुए कहती हैं, ये तो स्पिरिट रिंग्स हैं, इसका मतलब इसकी स्वॉर्ड सॉल लेवल 8 एम्परर लेवल की है। मैं इस लड़के के बारे में कितना गलत थी। कुछ लोग सही कहते हैं
किसी भी किताब को उसके कवर को देख जज नहीं करना चाहिए। वो इतना सब सोच फिर से आर्यन की ओर देखती है, लेकिन वो जैसे ही आर्यन की ओर देखती है तो इस बार उसकी आंखें ही नहीं बल्कि मुंह भी फटा का फटा रह जाता है। उसको देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। उसकी इस हैरानी का कारण आर्यन की सॉल की बढ़ती शक्तियों का था, क्योंकि वो अभी भी एम्परर लेवल से और अधिक बढ़ती जा रही थी, जिसका एक सीधा सा मतलब था आर्यन की मार्शल सॉल एम्परर लेवल से भी अधिक लेवल की होने वाली है, जो एक आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए लगभग नामुमकिन बात है। यहाँ तक खुद स्नेहा की मार्शल लोटस सॉल एम्परर लेवल की थी। इस तरह की स्वॉर्ड सॉल से आर्यन अपने नाम का डंका पूरे रोमानिया शहर में बजा सकता था, लेकिन आर्यन का ध्यान तो सिर्फ स्वॉर्ड सॉल को अपनी पूरी हद तक ले जाने में था। तभी वहां स्वॉर्ड सॉल की शक्तियों का एक धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरी गुफा कांपने लगती है और उन शक्तियों की लहर से स्नेहा भी 2 कदम पीछे हट जाती है। देखते ही देखते आर्यन की स्वॉर्ड सॉल से एक आंखें चौंधिया जाने वाली रोशनी निकलती है, जो गुफा को चीरते हुए आसमान तक पहुंच रही थी। उस रोशनी को देख अपने मुंह पर हाथ रखते हुए स्नेहा सोचती है, ये तो गोल्डन रंग की रोशनी है। इसका मतलब इसकी स्वॉर्ड सॉल लेवल 9th अजूर लेवल की है। इस लेवल की मार्शल सॉल पिछले 1000 वर्षों से शायद ही कोई जागृत कर पाया हो। सच में ये लड़का किसी साहिन की तरह है। अगर इसको उड़ने के लिए एक बार आसमां में छोड़ दिया जाए तो पूरे आसमां को फतह कर उस पर अपना नाम लिख दे। स्नेहा की सोच से बेखबर आर्यन अपनी मार्शल सॉल को देख सोचने लगता है, ये तो मेरी पिछली वाली स्वॉर्ड सॉल से भी ज्यादा लेवल की मार्शल सॉल है। अब मुझे इसको जल्द से जल्द अपने दिल से कंबाइन कर लेना चाहिए, वरना फिर से कोई दुर्घटना ना हो जाए। इतना सोच आर्यन उस स्वॉर्ड सॉल को अपने दिल से कंबाइन करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करता है। पिछली बार जब आर्यन की स्वॉर्ड सॉल को रिया कौर ने धोखे से चुराया था, उस वक्त उसकी स्वॉर्ड सॉल लेवल 8 एम्परर लेवल की थी, लेकिन इस बार उसने पिछली बार से भी अधिक लेवल 9th अजूर लेवल की मार्शल सॉल जागृत की है। वहीं कुछ देर बाद भी जब आर्यन उस स्वॉर्ड सॉल को अपने दिल से कंबाइन नहीं कर पाता है तो वो घबराने लगता है। उसकी इस घबराहट का कारण ये था कि धीरे धीरे उस स्वॉर्ड सॉल की रोशनी का रंग फीका पड़ता जा रहा था और कुछ देर बाद उस स्वॉर्ड सॉल का रंग पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो दिखने में अब ऐसी लग रही थी जैसे उसमें कोई शक्तियां ही ना हो, जिसे देख आर्यन थोड़ा घबराते और डरते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता है, मैं इस तरह फेल नहीं हो सकता। ऐसे तो मैं अपने चाहने वाले लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा और ना ही अपना बदला ले पाऊंगा। इतना कह वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए आगे भगवान को कोसते हुए कहता है, आखिर क्यों भगवान, आखिर क्यों? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप मेरी बार बार परीक्षा ले रहे हो? वहीं नीचे खड़ी स्नेहा उस स्वॉर्ड सॉल को देख कुछ गहराई से सोचने लगती है। इस स्वॉर्ड तो कोई रंग नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह। इसमें कुछ तो अजीब बात है। इतना सोच वो अपनी आंखों की किसी टेक्निक के द्वारा उस स्वॉर्ड सॉल को गौर से देखने लगती है। उसे उस स्वॉर्ड सॉल में कुछ रूबी के जैसे बिल्कुल बारीक कण दिखाई देते हैं। उन रूबी जैसे कणों को देख वो सोचती है, कहीं ये प्राचीन लेजेंडरी स्वॉर्ड सॉल तो नहीं जो तारांकन स्नो व्हाइट के नाम से जानी जाती है। ये ख्याल आते ही पहले तो वो हैरान होती है, लेकिन अगले ही पल वो आर्यन को जोर से चिल्लाते हुए कहती, आर्यन, ये प्राचीन तारांकन स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल है, इसको जल्दी से अपने दिल से कंबाइन करो वरना देर हो जाएगी। इतनी जल्दी हार मत मानो, इसको कंबाइन करने में थोड़ा वक्त लगता है। स्नेहा की बात सुन आर्यन स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल का नाम दोहराता है। उसने इससे पहले ऐसी किसी स्वॉर्ड सॉल के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये वक्त कुछ सोचने का नहीं था, इसलिए वो जल्दी से अपना हाथ उस 100 फुट लंबी स्वॉर्ड सॉल पर रख ध्यान केंद्रित करता है। उसके उस स्वॉर्ड सॉल पर हाथ रखते ही वो अगले पल उस स्वॉर्ड सॉल की अंदर बनी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां दूर दूर तक फैली जमीन और आसमान के अलावा कुछ और नहीं था। लेकिन वहां स्वॉर्ड एनर्जी भरपूर मात्रा में थी, जिसके बारे में आर्यन सोचते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड सॉल कोई आम स्वॉर्ड सॉल नहीं है। इसका तो स्वॉर्ड इंटेंट तक भी महसूस नहीं हो रहा और ना ही इसकी कोई स्पिरिट दिखाई दे रही है। ये तो अच्छा हुआ जो स्नेहा वहां थी, वरना मैं तो कभी इसके बारे में पता भी नहीं लगा पाता। लेकिन अगर उसकी जगह रिया होती, वो तो मुझसे झूठ बोलकर मेरी स्वॉर्ड सॉल को चुराने की कोशिश करती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आर्यन अपना सिर झटक उस स्वॉर्ड सॉल को खुद से कंबाइन करते हुए सोचता है, अब चाहे इस स्वॉर्ड सॉल के पास स्पिरिट या फिर स्वॉर्ड इंटेंट हो या ना हो, लेकिन बिना स्वॉर्ड सॉल के रहने से अच्छा मुझे इसको कंबाइन कर लेना चाहिए। लगभग 1 घंटे बाद जब आर्यन उस स्वॉर्ड सॉल को पूरी तरह से खुद से कंबाइन कर लेता है तो वो स्नेहा के पास आता है। आर्यन को खुद के पास आता देख स्नेहा उससे मुस्कुराते हुए कहती है,
बधाई हो, तुम्हें एक बेहद ही ताकतवर स्वॉर्ड सॉल मिली है। स्नो व्हाइट एक प्राचीन काल की बेहद ही रहस्यमयी स्वॉर्ड सॉल है। स्नेहा की बात सुन आर्यन ना समझ आने वाले भाव से कहता है, क्या प्राचीन काल की बेहद ही ताकतवर स्वॉर्ड सॉल? इतना कह आर्यन आगे कहता है जैसे उसे कोई खुशी ही ना हो उस स्वॉर्ड सॉल के मिलने की। ना, ये तो एक बेकार की स्वॉर्ड सॉल है। असल में उसने ये सब इसलिए कहा क्योंकि उसे स्नो व्हाइट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो उसे बस एक आम ही स्वॉर्ड सॉल मान रहा था। आर्यन के चेहरे पर कोई खुशी न देख स्नेहा उसको समझाते हुए कहती है, क्या कहा तुमने बेकार? बेवकूफ लड़के, तुम्हें पता भी है भले ही एक एम्पर लेवल स्वॉर्ड सॉल वाले मार्शल आर्टिस्ट का स्वॉर्ड के रास्ते पर चलना चरम सीमा पर माना जाता हो, लेकिन तुम्हारी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल की कोई सीमा ही नहीं है। भविष्य में तुम्हें इसका मतलब समझ आएगा। सच में ये सब बातें आर्यन के दिमाग के ऊपर से जा रही थी और फिर वो उससे पूछता है, वैसे क्या ये एम्परर लेवल से भी ज्यादा ताकतवर है? आर्यन का सवाल सुन स्नेहा उसको जवाब देते हुए कहती है, एम्परर लेवल? ये तो अजूर लेवल से भी ज्यादा ताकतवर है, एम्परर लेवल तो कुछ भी नहीं। स्नेहा की बात सुन आर्यन खुश होते हुए कहता है, सच में ये इतनी ताकतवर है क्या? और फिर स्नेहा की ओर देखते हुए गहराई से सोचने लगता है, अभी भी मुझे कुछ डाउट है, लेकिन अंततः मुझे मेरी स्वॉर्ड सॉल तो मिल ही गई, पर इसका क्या? ये तो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं, लेकिन फिर भी इसने मुझे वक्त पर सॉल कंबाइन करने के लिए कहा। क्या इस दुनिया में इस तरह की लड़कियां भी होती है? आर्यन को अभी भी कुछ सोचता देख स्नेहा उससे कहती है, लेकिन तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम्हारे पास कोई ताकतवर मार्शल सॉल है तो तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। उसकी ये बातें सुन आर्यन उससे कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब से और भी ज्यादा मेहनत और अभ्यास करूंगा। देखना, एक दिन मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन का वादा सुन स्नेहा उससे चलते हुए कहती है, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाओगे? ये एक अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इस मार्शल वर्ल्ड की बेरहम दुनिया का कोई भरोसा नहीं। ये इतनी खतरनाक है, पता नहीं कब तुम्हें ताकतवर होने से पहले ही मार डाले। इतना कह वो फिर हंसते हुए गुफा में उसी पेड़ की ओर जाने लगती है जहां बैठकर वो दोनों पहले कल्टीवेट कर रहे थे, और चलते चलते इसी उधेड़ बुन के साथ सोचती है, मैं तुम्हारे ताकतवर बनने का इंतजार करूंगी, इतनी जल्दी मत मरना। वहीं अपनी जगह खड़ा आर्यन भी उसकी बात सुन सोचते हुए खुद से वादा करता है, मेरा इंतजार करना, 7 साल बाद मैं तुम्हारे पास ताकतवर बनकर लौटूंगा और तुम्हें खुद को साबित कर दिखाऊंगा। इतना सोचने के बाद वो वहीं गुफा में उसी पेड़ के बगल में बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। क्या आर्यन अपना वादा पूरा कर 7 साल बाद ताकत के उस मुकाम पर पहुंच पाएगा जहां इस वक्त स्नेहा खड़ी है? क्या आर्यन की स्नो व्हाइट मार्शल सॉल सच में इतनी ताकतवर है या फिर स्नेहा उसके साथ मजाक कर रही थी? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? कुछ देर ऐसे ही कल्टीवेशन करने के बाद आर्यन खड़ा होता है और स्नेहा को अभी भी कल्टीवेशन करता देख वो सोचने लगता है, मुझे लगता है इसकी शक्तियां अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जब तक ये अपनी कल्टीवेशन खत्म करती है तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेकर आ जाता हूँ। फिर वो गुफा के पास ही बनी झील में कूदकर कुछ मछलियां पकड़ने लगता है। कुछ देर बाद जब स्नेहा की आंखें खुलती है वो अपने सामने आर्यन को आग पर मछलियां पकाते हुए देखती है। उन मछलियों को देख वो आर्यन से पूछती है, ये तो तोता मछली है, ये तुमने कहाँ से पकड़ी? कहते हैं तोता मछली बस सफेद झरने से गिरने वाली नदी में पाई जाती है और सफेद झरने के आसपास बहुत खास जड़ी बूटियां मिलती है। खास जड़ी बूटियों वाली बात सुन आर्यन खुश हो जाता है और इसी खुशी के चलते वो स्नेहा को बताते हुए कहता है, ये मछलियां मुझे गुफा के पास वाली झील में मिली, मुझे लगता है उसी के आसपास कहीं सफेद झरना भी होगा। अब मैं वहां ये मछली खाने के बाद जाऊंगा और देखूंगा वहां कुछ खास जड़ी बूटियां मिलती है या नहीं। आर्यन की सफेद झरने के पास जाने वाली बात सुन स्नेहा उससे कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी ये बात सुन आर्यन अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहता है, क्या बात है मिस स्नेहा, आपको कहीं मेरी फिक्र तो नहीं हो रही? उसकी ऐसी बात सुन स्नेहा अपनी बात को घुमाते हुए कहती है, ओह बेवकूफ इंसान, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही महान नहीं समझ रहे हो जो मैं तुम्हारी फिक्र करूंगी। स्नेहा ने ये बातें आर्यन से बस ऐसे ही कह दी थी, लेकिन असल में तो वो आर्यन की फिक्र करने लगी थी। वहीं आर्यन उसकी बात सुन उसको छेड़ते हुए कहता है, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन स्नेहा तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप मछली खाने लगती है।
उसको कुछ ना बोलता देख आर्यन भी चुपचाप अपनी मछली खाने लगता है। जब कुछ देर बाद उनका खाना खत्म हो जाता है, वो दोनों साथ में झील के पास जाते हैं। वहां पहुंच वो सफेद झरने की तलाश करने लगते हैं। उस सफेद झरने को ढूंढते ढूंढते वो दोनों उस झील से लगभग 100 मील दूर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कहीं सफेद झरने का नामो निशान नहीं मिलता है। वो अभी इधर उधर देखते हुए चल ही रहे थे, तभी स्नेहा का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरने के डर से उसकी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद भी जब वो नीचे नहीं गिरती है तो वो अपनी आंखें धीरे से खोलती है। इस वक्त उसके सामने एक बेहद आकर्षक लड़के का चेहरा दिखाई देता है, जिसने अपने एक हाथ से उसे कमर से पकड़कर थामा हुआ था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही था। आर्यन फिर उसे एक झटके के साथ अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण अब उन दोनों के चेहरे बेहद करीब थे, इतने करीब कि उन दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए और करीब आ रहे थे। जैसे ही उन दोनों के होठ एक दूसरे से मिलने वाले थे, तभी उन दोनों को कहीं से छन छन पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो दोनों होश में आते हैं और स्नेहा आर्यन को धक्का देते हुए अलग होती है। इस वक्त उसका चेहरा पूरा शर्म से लाल हो रखा था। आर्यन भी होश में आते हुए उस ओर देखता है जहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जिसे गौर से सुन उसने स्नेहा से कहा, चलो उस ओर चलते हैं, वहां शायद सफेद झरना हो सकता है। लेकिन स्नेहा के पैर में पत्थर से टकराने के कारण मोच आ गई थी, जिस वजह से उसको चलने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए आर्यन उसकी ओर अपना एक हाथ बढ़ाता है और कहता है, तू जरा हाथ मेरा थाम कर देख तो सही, तुम्हारा हर दर्द मुझसे होकर ना गुजरे तो कहना। आर्यन के इस अंदाज को देख स्नेहा शर्मा जाती है। ऐसे शर्माते हुए ही वो अपना हाथ आर्यन के हाथ में थमा देती है। फिर आर्यन उसको सहारा देते हुए उस ओर जाने लगता है जहां से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पहाड़ों के ऊपर से एक झरना गिरता दिखाई देता है, जिसे देख स्नेहा आर्यन से कहती है, यही तो है सफेद झरना। सफेद झरने का नाम सुन आर्यन उसे अच्छे से देखने लगता है। उस सफेद झरना का पानी नीचे गिरते हुए एक तालाब में जा रहा था, जिसमें बहुत सारी तोता मछली डुबकियां लगा रही थी। तभी आर्यन का ध्यान तालाब के बीचों बीच एक सफेद रंग से चमकते हुए 3 पत्तियों वाले फूल पर जाता है, जिसे देख वो उसके बारे में स्नेहा से पूछता है, ये किस तरह का फूल है। उस 3 पत्तियों वाले फूल को देख स्नेहा आर्यन को उसके बारे में बताते हुए कहती है, इसको दरियाई 3 पत्ती फूल कहते हैं। फिर आर्यन अपनी प्राचीन किताब निकाल उसके बारे में पढ़ने लगता है। ये दरियाई 3 पत्ती फूल है जो सफेद झरने के गिरने से उसके नेचुरल ऑरा को 100 साल में एक बार तैयार होता है। ये किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के ऑरा और सॉल को काफी हद तक मजबूत कर सकता है। इतना पर वो फिर सोचने लगता है, ये एक प्राचीन फूल है जो काफी असरदार दवा बनाने में काम आता है। अगर दादाजी ने इसकी एक भी पत्ती खा ली तो वो फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। वहीं स्नेहा भी मन ही मन सोचती है, इस दरियाई 3 पत्ती फूल की एक पत्ती खाने से मेरी भी शक्तियां लगभग 60% ठीक हो जाएंगी। वो दोनों अपनी अपनी सोच में गुम ही थे कि तभी उनके कानों में एक दिल दहलाने वाली फुफकार सुनाई देती है, जिसे सुन उन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं और वो दोनों के दोनों उस ओर देखने लगते हैं जहां से फुफकारने की आवाज आई थी। तभी उस दरियाई 3 पत्ती फूल के बगल के पानी में तेज लहरें उठने लगती है। देखते ही देखते उन लहरों के बीच से एक आग की लहर निकलती है और उसका सीधा निशाना आर्यन और स्नेहा थे। उस अटैक को अपनी ओर आता देख स्नेहा अपनी लोटस फ्लावर सॉल को बाहर निकालती है और उस आग की लहर को उससे रोक देती है। ये आग की लहर का अटैक 2 जुड़वा पाइथन सांपों ने किया था, जिनमें से मेल पाइथन गहरे लाल रंग का और फीमेल पाइथन सफेद रंग की थी। उन दोनों की शक्तियां मिलाकर किसी डिवाइन रेल्म के योद्धा के बराबर थी। तभी वो दोनों जुड़वा पाइथन आर्यन और स्नेहा को देख जोर जोर से फुफकारते और हंसते हुए कहते हैं, इंसान SS.SSH। काफी सालों से किसी भी इंसान को नहीं देखा। फिर मेल पाइथन स्नेहा की ओर देख फुफकारते हुए उससे कहता है, SSH.SS, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम यहीं मेरे पास रुको, मैं तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाकर रखूंगा। वहीं वो फीमेल पाइथन आर्यन की ओर देख मुस्कुराते हुए उससे कहती है, SSH.SS, ये लड़का भी कितना हैंडसम है, इसको तो मैं अपने पास रखूंगी। इतना कह वो दोनों एक बार फिर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और अपने अपने मुंह से एक गहरे लाल रंग की रोशनी निकाल आर्यन पर अटैक कर देते हैं। आर्यन उस रोशनी से बचने के लिए उस पर पलटवार करता है, लेकिन उसका रेल्म अभी बहुत कम था, जिसके कारण उसकी शक्तियों की भी कुछ हद थी और देखते ही देखते वो रोशनी आर्यन के अटैक को विफल कर उससे टकरा जाती है। जैसे ही वो रोशनी आर्यन से टकराती है वो उसके चारों हाथों पैरों में लिपटकर उसकी शक्तियों को बहने से रोक देती है और आर्यन पीछे जाकर धड़ाम से गिरता है।
आर्यन के ऊपर अटैक होता देख स्नेहा उससे फिक्र भरी आवाज में पूछती है, आर्यन तुम ठीक तो हो ना? आर्यन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मैं तो ठीक हूँ, पर मैं अभी अपनी शक्तियाँ यूज नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही हिल पा रहा हूँ, और धीरे धीरे मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं। उसकी बात सुन वो मेल पायथन हंसते हुए कहता है, लड़के तुम हमारे अटैक को झेल अभी जिंदा हो उसी का शुक्र करो। SHS.SS वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे पास कुछ तो काबिलियत है, लेकिन फिर भी हमारे अटैक को इतना हल्के में मत लेना। इसकी वजह से तुम अब 2 दिन 2 रात तक बेहोश रहोगे। हाहा। उस पाइथन की बात सुन आर्यन स्नेहा की फिक्र करते हुए उससे कहता है, स्नेहा तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरी फिक्र मत करना। आर्यन की बात को अनसुनी कर स्नेहा उसके चारों ओर एक शील्ड जैसा कवच बना देती है और उससे कहती है, तुम बेफिक्र रहो और इन सांपों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इनको देख लूंगी। वो आर्यन से इतना बोल अपनी लोटस स्वॉर्ड को निकालती है और अपनी एक सीक्रेट टेक्निक आसमान फार सील का यूज कर उन दोनों जुड़वा पाइथन पर अटैक कर देती है। उस आसमान फार सील टेक्निक के कॉस्ट होते ही वहां लगभग 10 कमल के फूल दिखाई देते हैं और वो 10 कमल के फूल उन दोनों जुड़वा पाइथन के चारों ओर घूमने लगते हैं। तभी उन सभी कमल के फूलों से एक एक तलवार निकलती है और वो सभी तलवार उन जुड़वा पाइथन की ओर बढ़ने लगती हैं। इस टेक्निक को देख आर्यन हैरान होते हुए सोचने लगता है, ये टेक्निक तो मेरी 3 धारी तलवार टेक्निक से भी 10 गुना अधिक ताकतवर है। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, लेकिन आर्यन अभी बेहोश नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपना सिर जोर से झटकता है जिससे वो होश में रह सके और स्नेहा की ओर देखते हुए सोचता है, स्नेहा की शक्तियां अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, पता नहीं वो कब तक बच पाएगी इनसे। आर्यन तुम अभी बेहोश नहीं हो सकते, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। आर्यन अपने आप को जगाए रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर वो फीमेल पाइथन उन तलवारों को अपनी ओर आता देख गुस्से में फुफकारते हुए स्नेहा से कहती है, तुम मुझे इन छोटी मोटी तकनीकों से डराना चाहती हो क्या है? अब देखो असली टेक्निक। इतना कह वो दोनों पाइथन अपने मुंह से एक टेक्निक कास्ट करते हैं, जिसे कास्ट करते ही फीमेल पाइथन के मुंह से एक सफेद रंग की रोशनी से चमकता चांद निकलता है और मेल पाइथन के मुंह से एक गहरे लाल रंग का चांद निकलता है। फिर वो दोनों चांद उन कमल के फूलों से निकली तलवारों को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों चांद मिलकर उन सभी 10 के 10 कमल के फूलों को भी खत्म कर देते हैं। क्या स्नेहा उन दोनों जुड़वा पाइथन से बच पाएगी? क्या वो उन्हें मारकर आर्यन को भी सुरक्षित रख पाएगी, या फिर वो दोनों जुड़वा पाइथन आर्यन और स्नेहा दोनों को ही मार देंगे? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ।